Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know, for our exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ऑलरेडी हम 7 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, आज की 8th क्लास है। आई होप आपने पुरानी क्लासेस देख ली होंगी जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, आपको आपके एग्जाम्स में जरूर हेल्प मिलेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर योर एग्जाम जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि इनमें से किसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हाईएस्ट होता है एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इनमें से किसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हाईएस्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का? तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ठीक है जी, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। ठीक है जी, तो उस केस में हमें इन सब के मोलर मास पता होने चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये होता है 44 ग्राम पर मोल। आई होप आप सबको मोलर मास निकालने आते होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 64 ग्राम पर मोल। ठीक है, हाइड्रोजन का जो होता है 2 ग्राम पर मोल और इसका होता है ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल। तो इन सब के क्या आपको गिवन है? मोलर मास गिवन है। तो आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका मोलर मास क्या है? सबसे कम है। तो इस केस में जो हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हाइड्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद होता है SO2। तो इस केस में जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगर इसमें शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो सिंपल है, जिसका मोलर मास क्या होगा? कम होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लेस मोलर मास, हाइयर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर लोवरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एज वी ऑल नो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। तो इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर लोवरिंग ये भी है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये भी है, बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि ये किस पर डिपेंड करता है? एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर लोवरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये तीनों क्या है? ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्रोमियम की इन K2Cr2O7। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो जो पोटेशियम +1, ठीक है जी, किसकी फाइंड आउट करनी है हमें? यहाँ क्रोमियम की निकालनी है। तो क्रोमियम की कैसे निकालेंगे? ठीक है, +2 इसे x मान लेंगे। ठीक है, 7 ऑक्सीजन की कितनी होती है? ये होती है आपकी -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 + 2x - 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा सिंपल 2x - 12 इज इक्वल्स टू 0। 2x - 12 इज इक्वल्स टू 0 और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू 12/2। ये आ जाएगा 2 × 6 = 12। तो कितनी है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। तो लेट्स सी, +2 नहीं, +3 नहीं, +6 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच मिक्सचर
इज बेस्ट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो किसके थ्रू सेपरेट होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो पहला है वाटर एंड केरोसिन, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है सेपरेटिंग फनल के थ्रू, सेपरेटिंग फनल के थ्रू। तो ये तो हो गया गलत। आता है बेंजीन और टोलिन, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। किसके थ्रू? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है। आयोडीन एंड सेंट, ये किसके थ्रू होता है? ये होता है सब्लिमेशन के थ्रू। किसके थ्रू? सब्लिमेशन। उसके बाद आता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ये होता है इवेपोरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। इवेपोरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन। किसके थ्रू पूछा था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। ठीक है। लेट्स सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? एक सेपरेशन मेथड है जिसे हम यूज करते हैं जब दो या उससे ज्यादा लिक्विड कैसे हो, मिजिबल हो, यानी कि एक दूसरे के साथ कंप्लीटली क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? डिफरेंट हो, जो एक दूसरे के क्लोज हो। तो जो पहला ऑप्शन था वाटर एंड केरोसिन, ये कैसे थे? इममिजिबल लिक्विड, क्योंकि ये लेयर्स में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, तो इन्हें हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। बेंजीन और टोलिन ये कैसे हैं? मिजिबल ऑर्गेनिक लिक्विड है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बेंजीन का 80 डिग्री सेल्सियस होता है, टोलिन का 111 डिग्री सेल्सियस होता है, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो इसे हम किसके थ्रू सेपरेट करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तीसरा आता है आयोडीन एंड सेंट, तो इसमें एक सॉलिड है और दूसरा क्या है? सब्लाइम में आयोडीन है, तो इसे हम सेपरेट करते हैं सब्लिमेशन के थ्रू। सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, तो इससे सेपरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। क्लियर है इतनी बात? सिंपल है। शॉर्टकट ट्रिक ये है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मिजिबल लिक्विड और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होना चाहिए। अगर हम इममिजिबल लिक्विड देखते हैं तो उसे हम सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल के थ्रू। अगर सॉलिड और लिक्विड है तो इवेपोरेशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन, और इफ सब्लिमेबल सॉलिड है और नॉन सब्लिमेबल है तो दैट इज किसके थ्रू? सब्लिमेशन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है? Na2O, Al2O3, SO2 या फिर CaO। तो एज वी ऑल नो कि जो Na2 है ये कैसा होता है? ये होता है बेसिक ऑक्साइड, और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है वो होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो Al2O3 जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कैसा है? ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कैसा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसा है? ये एसिडिक ऑक्साइड है। कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये हो गया आपका गलत। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैसा है? ये बेसिक ऑक्साइड। अगर आपको इतना भी पता है तो आप बी ऑप्शन सही मार्क करके आओगे। ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि which principle is violated if two electron in the same atom have exactly the same quantum number, कि यदि एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के सभी क्वांटम नंबर समान हो तो कौन सा सिद्धांत भंग होता है? ठीक है। वायलेटेड हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑब्बो प्रिंसिपल या फिर हाइजेनबर्ग। तो ये जो पहला है हंट्स रूल, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई सिंगली फर्स्ट। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, जो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें पहले फिल किया जाएगा। अब आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है ये सही है। ये क्या होगा? सही आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि यदि एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के सभी क्वांटम नंबर समान हो तो कौन सा सिद्धांत भंग होता है? तो होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, तो ये हो गया गलत। लाइसोसोम, जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, ये हो गया सही। राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहते हैं, ये हो गया गलत। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? गोल्जी अपैरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो ये भी हो गया गलत। जिसका काम क्या होता है? पैकेजिंग, सिक्रेशन, मॉडिफिकेशन का काम होता है गोल्जी अपैरेटस का। तो इसमें जो बी ऑप्शन है क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 8 है कि इन ह्यूमन ब्लड, बात हो रही है किसकी? ब्लड की, कि विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर, की कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो यूनिवर्सल डोनर है? सबको पता है कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा होता है? ओ। अब लेट्स सी इसमें ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। तो आपको बताना है कि ओ नेगेटिव है या फिर ओ पॉजिटिव है। तो चलो सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, ए बी पॉजिटिव। ये कैसा होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब ये जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इस केस में क्या कर सकता है?
एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है जी, कैन एक्सेप्ट ऑल, ये सबसे क्या कर सकता है, ले सकता है, कैन एक्सेप्ट ऑल, तो ये हो गया गलत। अब आता है ओ नेगेटिव, तो जो ओ नेगेटिव है इसमें कोई एंटीजन नहीं है ऑन आरबीसी, नो एंटीजन ऑन आरबीसी रेड ब्लड सेल, मतलब इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, सो कैन डोनेट ऑल ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, सो कैन डोनेट, ये क्या कर सकता है, सो कैन डोनेट ऑल ग्रुप। अब आता है ओ पॉजिटिव, तो जिसका ब्लड जो है ओ पॉजिटिव होता है वो किसे डोनेट कर सकता है, कैन डोनेट, जिनका ब्लड ग्रुप कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो कैन डोनेट टू ऑल पॉजिटिव ग्रुप, कैन डोनेट टू ऑल पॉजिटिव ग्रुप, बट ये यूनिवर्सल नहीं होता है। अब बात करते हैं ए बी नेगेटिव, तो ए बी नेगेटिव जो है वो सिर्फ किससे रिसीव कर सकता है, ए बी नेगेटिव से, तो इस केस में जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है बी, यानी कि ओ नेगेटिव, जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, जो सभी ग्रुप को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल 14 जून को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक जो सबसे पहले डेवलप की थी वो की थी जेम्स ब्लंडेल इन 1825 में। RH फैक्टर एज वी ऑल नो दैट इज अ टाइप ऑफ ब्लड एंटीजन जो डिस्कवर्ड हुआ था 1940 में, किसके थ्रू, लैंड स्टेनर एंड AKS, जो वाज डन बाय किसके थ्रू हुआ था, बेनर के थ्रू, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, की कौन सा पार्ट ऐसा है नेफ्रॉन का जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लूप ऑफ हेनल, दूसरा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तीसरा है डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और फोर्थ है आपका कलेक्टिंग डक्ट। अगर बात करूं पहले ऑप्शन की, लूप ऑफ हेनल, तो ये क्या करता है, मेनली वाटर और NaCl बैलेंस, मेनली वाटर एंड NaCl बैलेंस, तो ये हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये क्या करता है, ये रीअब्सॉर्ब करता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन एंड सम सॉल्ट, ठीक है जी। अब आता है थर्ड ऑप्शन डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये क्या करता है, फाइन रेगुलेशन ऑफ आयंस pH, फाइन रेगुलेशन ऑफ आयंस pH। और लास्ट बचता है कलेक्टिंग डक्ट, तो जो कलेक्टिंग डक्ट है दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन अंडर ADH कंट्रोल। तो बाकी आपने देखा होगा कि फर्स्ट भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, दो भी ऑप्शन है, ये क्या हुआ, सही आंसर, ठीक है जी। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 10th है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रेशन इन मैमल्स, कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो मिल्क सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैमल्स में, तो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। तो जो प्रोलैक्टिन है ये सिक्रीटेड कहां से होता है, पिट्यूटरी से, सिक्रीटेड बाय, कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से, ठीक है, जो क्या स्टिमुलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। अब आता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन, तो जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या कॉज करता है, मिल्क इजेक्शन, कॉज मिल्क इजेक्शन। उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरोन, जो किसे मेंटेन करता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी। और जो एस्ट्रोजन है ये इन्वॉल्व किस में होता है, इन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इन्वॉल्व इन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो कौन सा हार्मोन होता है जो मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11th है कि विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज, कि कौन से विटामिन की कमी से प्रीनिशियस अनीमिया होता है, B6 की कमी से, B12 की कमी से, C की कमी से, या फिर K की वजह से। तो जो विटामिन आपका विटामिन B6 है जिसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है,
दैट इज पायरिडॉक्सिन। जो किस में इन्वॉल्व होता है, तो ये इन्वॉल्व होता है इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, इन्वॉल्व इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है जी। जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या हो गया गलत। दूसरा आता है विटामिन B12 दैट इज कोबलामाइन, दैट इज कोबलामाइन, इनके नाम से भी पूछा जाता है। और ये किसकी डेफिशिएंसी लीड टू, इसकी कमी से क्या होता है, पर्नीशियस अनीमिया। और यही क्वेश्चन में पूछा था। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ये हो गया गलत। और विटामिन के की वजह से क्या होता है, कोज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कोज ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12th है, इन ह्यूमन रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। की ह्यूमन रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड, वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, या फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी, ये तो हो गया गलत, ठीक है जी। दूसरा आता है सिंपल डिफ्यूजन। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन एल्वियोलाई और ब्लड, वो किसके थ्रू होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। ओस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर मूवमेंट, तो ये हो गया गलत। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो ये इसे क्या जरूरत होती है, इसे जरूरत होती है रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, तो ये भी हो गया गलत। तो जो बी ऑप्शन है सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13 है, करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, तो ये ऑप्शन गिवन है। तो पहला ही देखते हैं HClO4, जिसे कहते हैं पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इनमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा होता है, वो होता है परक्लोरिक एसिड, HClO4। फिर उससे कम जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। एज वी ऑल नो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट HClO4 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर नाइट्रिक एसिड, यस नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, बट H2SO4 ज्यादा है। और HCl जो है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट HNO3 ज्यादा है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 14 है कि वेंडर वॉल फोर्स इज नॉट सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नोबल गैसेस, आयनिक सॉलिड, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जो वंडर वॉल फोर्स जो होती है, एज वी ऑल नो, ये ऐसे याद रखना, वंडर वॉल्स फोर्स कैसी होती है, ये होती है वीक। वंडरवॉल फोर्स जो होती है वो कैसी होती है, वीक। जो वर्क किस पे करती है, इन वीकली बॉन्ड सिस्टम पे वर्क करती है, यानी कि नॉन पोलर पे, नोबल गैस पे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस पे नहीं करती, वो आयनिक सॉलिड पर नहीं करती, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से पहले जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि वंडरवॉल फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स आर द मेन एट्रैक्टिव फोर्स होती है नॉन पॉलीमर, तो ये सिग्निफिकेंट है, ये आपको बता दिया। नोबल गैस के लिए भी होती है, आर हेल्ड इन द लिक्विड सॉलिड स्टेट बाय वंडरवॉल फोर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आयनिक के लिए द डोमिनेंट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोलम्बिक फोर्स होती है, कैटायन और एनायन के बीच में वंडरवॉल नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द सब्सटेंस शोइंग मैक्सिमम कोएगुलेटिंग पावर फॉर AS2S3 सॉल्यूशन इसकी, इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर जो है वो क्या करता है, शो करता है फॉर AS2S3 सॉल्यूशन इज। तो कोएगुलेटिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, वैलेंसी के। कि कोएगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, वैलेंसी के है। तो आप देखें NaCl, MgCl2, AlCl3, तो इसमें क्या होती है Al3 पॉजिटिव, और यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके पास क्या है, हाईएस्ट चार्ज, तो क्या होगा मैक्सिमम पावर, हैज हाईएस्ट चार्ज मैक्सिमम पावर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन SF6। क्या बताना है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। दैट इज
SF6। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 16, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी होती है इसकी 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ठीक है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, 6 फ्लोरीन एटम के साथ। क्या बॉन्ड क्या करते हैं, इट फॉर्म 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, विद 6 फ्लोरीन एटम के साथ। कितने बॉन्ड बनाते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं 6 फ्लोरीन एटम के साथ। तो 4 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड के लिए 4 6 बॉन्ड के लिए कितने एस ऑर्बिटल कितने, 1 और पी ऑर्बिटल कितने 3, 1 एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल कितने, तो इसमें जो डी ऑर्बिटल होंगे वो होंगे 2 डी ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp3d2 और शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो लेट्स सी, sp3 गलत, sp3d गलत, sp3d2 इज द करेक्ट आंसर और जो वो होगी इसकी दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235, यस ये तो न्यूक्लियर फिजन का है, तो ये हो गया गलत। फ्यूजन इन स्टार, तो ये किसका है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का है, न्यूक्लियर फिजन का नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। क्या पूछा है कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो सिंपल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर शेल दैट इज 2p3। ठीक है जी, तो आउटर शेल में 2p3, तो फिल द 2p ऑर्बिटल किसके थ्रू फिल करेंगे, हंस रूल्स के थ्रू, यानी कि 1 2 3। ठीक है, हंस रूल के थ्रू इसे हम फिल करेंगे। तो काउंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंपल है 3 है, तो 1 2 3 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 18 है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो किसने दिया था, वो दिया था प्राउस ने, डाल्टन ने नहीं, प्राउस ने दिया था। तो जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 20 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कि इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं है। PHBV ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है, ये हो गया गलत। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये कैसा है, सिंथेटिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और यही क्वेश्चन में पूछा था। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, और का मेन द मेन और ऑफ एल्यूमिनियम, की एल्यूमिनियम का मुख्य और है बॉक्साइट, सिनाबर, मैग्नेटाइट या फिर कैलामाइन। तो जो बॉक्साइट जो होता है दैट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो सिनाबर है ये किसका है, ये है मरकरी। ठीक है, मैग्नेटाइट दैट इज आयरन, तो ये हो गया गलत, ये भी हो गया गलत। बचा क्या कैलामाइन, तो ये किसका होता है जिंक ओर। ठीक है, तो तीनों गलत, जो ये ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस केमिकली क्या नाम होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हम एज एंटासिड यूज करते हैं, जब स्टमक में ज्यादा अमाउंट में एसिड बनता है तो उसे न्यूट्रलाइज करता है। MgCO3 नहीं, MgSO4 नहीं, MgCl2 नहीं, MgOH2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 23 है कि विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, की इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। प्रोफेज है, मेटाफेज है, इंटरफेज है या फिर एनाफेज है। तो प्रोफेज में जो होता है वो माइटोसिस स्टार्टिंग फेज है, जो कैसा होता है शॉर्ट होता है, दैट इज माइटोसिस स्टार्टिंग फेज, जो कैसा होता है जो शॉर्ट होता है, ये हो गया गलत। अब आता है मेटाफेज, तो जो मेटाफेज है क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, ये भी कैसा होता है, ये भी शॉर्ट होता है, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, तो ये भी कैसा होता है, ये होता है शॉर्ट, ये भी हो गया आपका गलत। अब आता है थर्ड ऑप्शन इंटरफेज, तो इंटरफेज कैसा है लॉन्गेस्ट फेज है, कैसा है लॉन्गेस्ट
एनाफेज है। डी ऑप्शन है एनाफेज। इसमें क्या होता है, एनाफेज में जो क्रोमेटिड है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, और ये बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, इंटरफेज है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 24 है कि विच डिसीज इज कोज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा, कि इनमें से कौन सी डिसीज ऐसी है जो ट्रिपेनोसोमा से कोज होती है। तो जो पहला ऑप्शन है मलेरिया, वो किससे कोज होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम से। तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा आता है स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस किससे कोज होता है, ये होता है ट्रिपेनोसोमा से। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की काला अजहर, तो ये किससे कॉज होता है, लिजमैनिया डोनोवानी से। लिजमैनिया डोनोवानी, ये हो गया गलत। और आता है फ्लेरिसिस, तो ये किससे होता है, वुकेरिया बेनरॉफ्टे से होता है। तो ये भी गलत। नेक्स्ट देखते हैं 25th है कि विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन रेड एल्गे, की कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस इन रेड एल्गे। क्लोरोफिल है, फायोसाइनिन, फाइसोअरिथ्रिन या फिर ज़ेंथोफिल। तो इस केस में आपको पता होगा कि जो क्लोरोफिल ए है ये कैसा है, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है इन ऑल एल्गे। यूनिवर्सल पिगमेंट इन ऑल एल्गे। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा आता है फाइसोसाइनिन। फाइसोसाइनिन ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद आता है फाइसोअरिथ्रिन। फाइसोअरिथ्रिन जो है दैट इज अ रेड पिगमेंट इन रोडोफाइसे। रेड पिगमेंट इन रोडोफाइसे। और यही क्वेश्चन में पूछा था, जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। और बात करें अगर ज़ेंथोफिल की, दैट इज येलो कार्टिनॉइड पिगमेंट। येलो ठीक है जी, दैट इज येलो कार्टिनॉइड पिगमेंट। ठीक है जी, कार्टिनॉइड पिगमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और लास्ट क्वेश्चन है कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट। तो कौन सा होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, कैम्बियम होता है या फिर पैरेन्काइमा होता है। तो जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। जो सी ऑप्शन है कैम्बियम, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है पैरेन्काइमा। तो जो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है स्टोरेज के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोरेज के लिए। ठीक है जी। तो लेट्स सी जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये थे 26 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।